हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। कि निम्नांकित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी है, इट एज्यूम्स दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। यह इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मेलन एवं आत्मसातीकरण द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। और ऑप्शन नंबर डी है, इट बिलीव्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन 4 डिफरेंट स्टेजेस। यह इस मान्यता पर आधारित है कि संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो ये क्या है कि जो जीन पियाजे के द्वारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये वाली लाइन दी गई है ऑप्शन नंबर सी में, ये लाइन सही नहीं है। और उसमें क्या है कि ये इस मान्यता पर आधारित है, जो सिद्धांत है कि जो विकास है वो एक असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। और क्या है कि उसमें बच्चे सम्मेलन और आत्मसातीकरण के द्वारा सीखते हैं। और ये संज्ञानात्मक जो विकास है जीन पियाजे का, ये 4 चरणों में होता है। ठीक है। तो ये जो 3 इसके राइट आंसर हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें रॉन्ग पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। कि नकारात्मक पुनर्बलन और दंड, उसमें क्या संबंध है दोनों में? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, बोथ टेंड टू स्ट्रेंथन अ रिस्पॉन्स, कि दोनों किसी अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, बोथ टेंड टू वीकन अ रिस्पॉन्स, कि दोनों किसी अनुक्रिया को कमज़ोर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स आ रिस्पॉन्स वेयर एज पनिशमेंट वीकन्स आ रिस्पॉन्स, कि नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, और जबकि जो दंड है वो किसी अनुक्रिया को कमज़ोर बनाता है। ऑप्शन नंबर डी है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वीकन्स आ रिस्पॉन्स वेयर एज पनिशमेंट स्ट्रेंथन आ रिस्पॉन्स, कि जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो किसी अनुक्रिया को कमज़ोर बनाता है, और जबकि जो दंड है वो किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है। तो इसमें क्या है कि जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन आ रिस्पॉन्स वेयर एज पनिशमेंट वीकन्स आ रिस्पॉन्स, की जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, और जबकि जो दंड है वो किसी अनुक्रिया को कमज़ोर बनाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे को अगर हम रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है, तो उसको पुनर्बलन देते हैं हम, किसी भी तरह से नकारात्मक दे रहे हैं फिर सकारात्मक हम दे रहे हैं, तो क्या है कि उसका जो भी अगर वो एक्टिविटी कर रहा है, वो कुछ लर्निंग कर रहा है, वो कुछ सीख रहा है, तो उसमें क्या है कि उसको वो दृढ़ बनाएगी वो चीज़। ठीक है। क्योंकि वो एक स्टिक होगा उस चीज़ की तरफ, उसको सीखने की तरफ। ठीक है। अगर हम उसको रीइंफोर्स करेंगे। ठीक है। और जबकि जो दूसरी साइड जो दंड होता है, जो पनिशमेंट होती है, वो क्या है कि एक नेगेटिव चीज़ होती है बच्चों के लिए। ठीक है। क्योंकि दंड से क्या है कि वो किसी भी अनुक्रिया, अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई भी लर्निंग, वो कुछ चीज़ सीख रहा है, याद कर रहा है, कुछ भी है, तो क्या होगा कि उससे वो उसकी मतलब उसके अंदर वीकनेस आएगी। ठीक है। उस चीज़ को वो कमज़ोर बनाएगा, जो उसका मतलब जो दंड उसको दिया जाएगा वो उस चीज़ को कमज़ोर बनाएगा। ठीक है। तो इसके लिए जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पुनर्बलन हमेशा सही होता है। ठीक है। रीइंफोर्स करना बच्चे को, लेकिन जो दंड है वो क्या है कि नेगेटिव सेंस से उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी इज गिवन बाय, कि सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है?
ऑप्शन नंबर ए है बिने एंड साइमन। ऑप्शन नंबर बी है कैरोल एंड कैटल। ऑप्शन नंबर सी है स्टर्नबर्ग एवं लुबर्ट। और ऑप्शन नंबर डी है वॉटसन और रेनर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्टर्नबर्ग एंड लुबर्ट या फिर स्टर्नबर्ग एवं लुबर्ट के द्वारा क्या दिया गया था, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंस, कि उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है। ठीक है, कि किसी बच्चे के अंदर अगर उच्च स्तर की बुद्धि है उसके अंदर, ठीक है, हाई इंटेलिजेंस है उसके अंदर, तो उसके अगर ये ऑप्शंस दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा संकेत करता है कि जो बच्चे में जो बुद्धि है वो हाई लेवल की है, हाई इंटेलिजेंस है उसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है स्कोरिंग 103 ऑन एन IQ टेस्ट, कि जो IQ टेस्ट है अगर उसका बुद्धि परीक्षण लिया जाए तो उसमें क्या है कि वो 103 अंक क्या है प्राप्त करता है। ठीक है, अंक उसने प्राप्त किए हैं। ऑप्शन नंबर बी है रिसाइटिंग पोएम फ्रॉम मेमोरी, कि जो स्मृति से कविता पाठ याद करना, कोई भी एक कविता हो गई, कोई भी पोएम हो गई, उसको क्या है कि उसने याद कर लिया, मतलब रट लिया या याद कर लिया, कैसे भी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है अर्निंग हाई ग्रेड्स, कि उच्च ग्रेड प्राप्त करना, वही सेम है जो पहले वाला उसने स्कोर किया है, उसी तरह से उसने ये किया कि जो स्कोर है, जो अंक उसने प्राप्त कर लिए, उस ग्रेड उसने प्राप्त कर ली। और ऑप्शन नंबर डी है नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक्स आफ्टर रिसीविंग फीडबैक, कि पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या है, ये जी तीनों चीज़ें हैं, बुद्धि परीक्षण में 103 अंक प्राप्त करना, स्मृति से कविता पाठ करना और उच्च ग्रेड प्राप्त करना। ये क्या है कि बच्चा मतलब कोई भी, जैसे कि अगर नॉर्मल IQ है किसी का, सामान्य है, तो वो भी ये चीज़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो हाई इंटेलिजेंस जिस बच्चे के अंदर होती है वो क्या करेगा कि पृष्ठ पोषण के साथ जो कि फीडबैक उसको मिलता है उसके बाद वो समान गलती, मतलब जो वही गलती है सेम, वो गलती नहीं दोहराएगा। ठीक है, उसको क्या है कि दोबारा से दोहराएगा नहीं उस गलती को, वो अच्छे से, वो मतलब चीज़ों को अच्छे से समझ लेगा वो, कि जो उसने पहले गलती की थी वो दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि निम्नांकित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। इसमें क्या है कि स्थिर अंतराल पुनर्बलन, स्थिर अंतराल का क्या है कि उसके अंदर एक फिक्स, मतलब एक अवधि होनी चाहिए, एक इंटरवल होना चाहिए, कि फिक्स होना चाहिए वो, जैसे 1 मिनट है, कुछ भी है, 1 दिन है, 1 हफ्ता है, 1 महीना है, 1 साल है। ठीक है, तो इस तरह से कोई फिक्स चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, पुनर्बलन की, उसका क्या है कि उदाहरण नहीं है। इसमें क्या है कि नोट पूछा गया है। ठीक है, जिस भी क्वेश्चंस का इसमें क्या है कि मोस्टली सभी जो एग्ज़ाम्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या है कि नोट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सबको जो आप मतलब जब आंसर दो तो आपको ध्यान रखना है कि जो नोट वाला क्वेश्चन होता है उसको ध्यान से पढ़ना है, चाहे आप इसको 2 या 3 बार पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन के बाद आपको आंसर क्या है आसानी से आप पता लगा सकते हो फिर। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, नोट पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गेटिंग सैलरी एवरी मंथ, प्रति माह वेतन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी है डायलिंग अ बिजी नंबर, एक व्यस्त नंबर डायल करना। ऑप्शन नंबर सी है हैविंग अ पीरियोडिक डेंटल चेकअप्स, की आवधिक रूप से दंत जांच के लिए जाना। और ऑप्शन नंबर डी है गेटिंग इंक्रीमेंट एवरी ईयर, कि प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि मिलना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। बी कैसे है, जैसे कि जो पहले वाला ऑप्शन है गेटिंग सैलरी एवरी मंथ, एवरी मंथ के इसमें क्या है कि एक प्रॉपर इंटरवल है, एक अच्छा क्या है अंतराल है फिक्स, कि एवरी मंथ क्या है कि वो हर साल क्या है उसको सैलरी मिल, हर साल नहीं सॉरी हर महीने उसको सैलरी मिल रही है। ठीक है, एवरी मंथ। और तीसरे नंबर पे है जो ऑप्शन सी है, उसमें क्या है कि पीरियोडिक, मतलब आवधिक रूप से। ठीक है, पीरियोडिक रूप से वो क्या है कि डेंटल चेकअप के लिए, दंत जो जांच है उसके लिए वो जाता है, कोई भी है, तो क्या है कि वो भी एक प्रॉपर उसमें इंटरवल होगा, 1 हफ्ते के अंदर है या फिर 1 महीने के अंतराल है या फिर 2 महीने का अंतराल है, ये भी आवधिक रूप से हो गया। और ऑप्शन नंबर डी है गेटिंग
इंक्रीमेंट एवरी ईयर, कि प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि मिलना, ठीक है, प्रतिवर्ष की हर साल वेतन वृद्धि, उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है कि जिसकी वेतन में वृद्धि हो रही है। तो क्या है कि एक इंटरवल है प्रॉपर इन तीनों में, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, एक व्यस्त नंबर डायल करना, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। क्या है कि एक व्यस्त नंबर डायल करना, वो क्या है कि एक प्रॉपर इंटरवल में, ये तो नहीं है कि वो हर रोज़ व्यस्त नंबर डायल कर रहा है, हर रोज़ कर रहा है, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहा है, या फिर एक हफ्ते में एक बार कर रहा है, ठीक है। एक प्रॉपर क्या है कि इसमें कोई भी इंटरवल नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये स्थिर अंतराल पुनर्बलन जो फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल है री इन्फोर्समेंट का, उसका ये उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डे ड्रीमिंग अमंग एडोलसेंट्स, कि जो किशोर बालक हैं उनके दिवा स्वप्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले, कि यह एक सक्रिय खेल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी है, द रोल्स एडोलसेंट्स अडॉप्ट इन डे ड्रीमिंग आर हीरोइक, कि दिवा स्वप्न के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं वह नायक का होता है। ऑप्शन नंबर सी है, इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल, कि इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है। और ऑप्शन नंबर डी है, इट इन्वॉल्व्स मोर मेंटल एक्टिविटी देन फिजिकल, कि इसमें शारीरिक के बजाय मानसिक क्रिया ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल, कि इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है। ये क्या है कि जो किशोर बालक हैं उनके दिवा जो स्वप्न है, डे ड्रीमिंग है उनके संदर्भ में ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी सही है, कि ये क्या है कि जो दिवा स्वप्न जो डे ड्रीमिंग होता है बच्चों का, वो उनके लिए एक सक्रिय खेल का प्रकार होता है, ठीक है। और क्या है कि दिवा स्वप्न के दौरान जो किशोर भूमिका अदा करते हैं फिर स्वीकार करते हैं उसके अंदर, वो नायक का होगा, एक आइडल, मतलब खुद को हीरो मानेंगे वो, ठीक है, जो किशोर होते हैं। और इसमें क्या है कि शारीरिक की बजाय मानसिक क्रिया, मतलब वो डे ड्रीमिंग मतलब वो कि ख्याली पुलाव बनाना, ठीक है, एक तरह से कि वो सोचते रहते हैं कुछ भी, अपने दिमाग में उनके क्या है सारा दिन चलता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A teenager feels that no one has ever been as deeply in love as he is. It indicates कि एक किशोर जो एडोलसेंट्स है वो क्या महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या है कि किस चीज़ का ये संकेत है, ठीक है, किसकी तरफ ये इंडिकेट करता है, फिर इशारा करता है। ऑप्शन नंबर ए है इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक दर्शक का। ऑप्शन नंबर बी है पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत मिथक का। ऑप्शन नंबर सी है सेल्फ आइडेंटिटी, आत्म परिचय या फिर पहचान का। और ऑप्शन नंबर डी है आइडेंटिटी क्राइसिस, की पहचान संकट का। तो इसमें क्या है कि जो काल्पनिक दर्शक का है, इसमें हमने एक क्वेश्चन पहले किया भी था, काल्पनिक दर्शक का तो ये है कि अगर कोई किशोर, ठीक है, वो क्या सोचता है कि सभी मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या है कि सभी मेरी तरफ देख रहे हैं, तो क्या है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन वो क्या है कि उसके मन में एक काल्पनिक दर्शक का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि सभी मेरी तरफ देख रहे हैं, तो वो तो ये कॉन्सेप्ट है इमेजिनरी ऑडियंस का, ठीक है। आत्म परिचय पहचान का क्या है कि सेल्फ आइडेंटिटी, और जो आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं ये दोनों भी इसमें आती हैं, ठीक है, कि वो खुद को नहीं पहचान पाता कि वो क्या है, उसको क्या करना है लाइफ में, आगे क्या बनना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन जो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्सनल फेबल, की व्यक्तिगत मिथक का, कि मतलब वो खुद को कि मतलब सबसे अच्छा मानता है, सबसे बेस्ट जो खुद को मानता है, मतलब सबसे जो और जो लोग हैं और दुनिया है उनसे सबसे अलग वो खुद को मानता है, कि मेरे जैसा जो प्रेम है, जो प्यार है, वो किसी ने भी नहीं किया है। वो क्या है, एक पर्सनल फेबल है, व्यक्तिगत मिथक है किशोर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Young teenagers often believe that they are completely unlike anyone else. This phenomenon is known as, कि जो युवा किशोर होते हैं उनकी ये मान्यता होती है कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न हैं। तो इसको किस तरह से जाना जाएगा? तो इसमें क्या है कि जो युवा किशोर हैं वो खुद को ऐसे मानते हैं
कि हम क्या है कि और दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, कि हम और दुनिया में जो लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। ना तो हमारे जैसे इसमें जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि हमारे जैसा प्यार है किसी ने नहीं किया, क्या कि इस तरह से वो खुद को अलग ही मानेंगे पूरी दुनिया से, ठीक है, वो दुनिया से अलग मानते हैं खुद को। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर ए है पर्सनल फेबल, ऑप्शन नंबर बी है इमेजिनरी ऑडियंस, ऑप्शन नंबर सी है सेल्फ रियलाइजेशन आत्मज्ञान, और ऑप्शन नंबर डी है सेल्फ डिस्क्लोजर या फिर आत्म मधुघाटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए पर्सनल फेबल। इसमें जो है जो किशोर ये महसूस करता है कि उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया, ये भी पर्सनल फेबल है, व्यक्तिगत मिथक है। और जब इसमें जो ये युवा किशोर ये सोचते हैं, मान्यता होती है उनके अपने मन में कि वो जो पूरी दुनिया के लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं, वो बिल्कुल भिन्न हैं, अलग ही तरह के इंसान हैं, खुद को अलग तरह का मानते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक पर्सनल फेबल है, व्यक्तिगत मिथक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज अ पार्ट ऑफ, कि जीवन स्पेस या फिर जीवन क्षेत्र की संकल्पना एक भाग है किसका, ठीक है, किसका भाग है ये। ऑप्शन नंबर ए है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, ऑप्शन नंबर सी है इंसाइटफुल लर्निंग, अंतर्दृष्टि अधिगम का, और ऑप्शन नंबर डी है लेविन्स फील्ड थ्योरी, कि लेविन अक्षेत्र सिद्धांत का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लेविन्स फील्ड थ्योरी, कि लेविन अक्षेत्र सिद्धांत का, ठीक है। एक किसी ने सिद्धांत दिया था साइकोलॉजिस्ट ने, लेविन ने, तो उन्होंने क्या है कि उसके अंदर ये क्या है एक टाइप का कंसेप्ट है लाइफ स्पेस का, जीवन क्षेत्र का या फिर जीवन स्पेस का एक कंसेप्ट है लेविन अक्षेत्र सिद्धांत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following option is not a characteristic of autism spectrum disorder, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है प्रॉब्लम इन विजन एंड हियरिंग, कि देखने और सुनने की समस्या। ऑप्शन नंबर बी है प्रॉब्लम इन सोशल इंटरेक्शन, की सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या। ऑप्शन नंबर सी है प्रॉब्लम इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, की शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में समस्या। और ऑप्शन नंबर डी है रेपिटेटिव बिहेवियर, की आवर्त्यात्मक बारंबार व्यवहार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कि देखने और सुनने की समस्या, ये किससे रिलेटेड नहीं है, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से रिलेटेड नहीं है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है कि उसमें जो भी है उसको क्या है कि संप्रेषण मतलब उसको कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। उस बच्चे को क्या आएगी कम्युनिकेशन, मतलब कि उसको सामने वाले से बातचीत करने में, उसको समाज में अगर इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है, उसमें उसको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कि व्यवहार इसको कैसे रिपीटेटिव जो बिहेवियर है व्यवहार किस तरह से करना है, समाज में कैसे रहना है, ठीक है, किसी से बात किस तरह से करनी है, ठीक है। और क्या है कि शाब्दिक अशाब्दिक किसी भी तरह का अगर उसको बोलने में थोड़ी समस्या हो सकती है, कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है उसकी थोड़ी सी वीक हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इस टाइप का होता है, ये इसकी विशेषताएं हैं ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है देखने और सुनने की समस्या, ये इन बच्चों में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सो गाइस, इसी तरह से हम CDP से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी PYQs डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एस्टेट PYQs की सभी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, वहां से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।